13 दिसंबर 2006 तारीख का बहुत ही अहम दिन, क्योंकि इस दिन मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत ही बड़े लीडर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। इनकी इस फांसी पर दुनिया भर से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया, क्योंकि ये किसी की नज़र में मर्द मुजाहिद, किसी की नज़र में दुश्मन, तो किसी की नज़र में अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा डेंजर। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं शुरू से, जब ये दुनिया में आए। तो सद्दाम हुसैन 1937 में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। बदकिस्मती के साथ इनके पैदा होने से पहले ही इनके वालिद और इनके बड़े भाई कैंसर की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपनी वालिदा की दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से ये 3 साल की उम्र तक अपने अंकल खैरुल्लाह तलफ़ा, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, उनके साथ रहे, क्योंकि इसके बाद इनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और ये दोबारा अपनी वालिदा के पास आकर रहने लगे। फिर 9 साल की उम्र में अपने सौतेले बाप के बुरे बर्ताव की वजह से ये दोबारा अपने अंकल खैरुल्लाह तलफ़ा के पास आकर रहने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंकल खैरुल्लाह तलफ़ा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक रिटायर ऑफिसर थे, इसलिए इनका इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स में डेवलप होना शुरू हो गया। और फिर 1950s में, जिसे एक रेवोल्यूशनरी डिकेड समझा जाता है मिडिल ईस्ट का, एक ऐसा डिकेड जिसमें आइडियोलॉजी की बेसिस पर बहुत से तख्ते पलटे गए। इन आइडियोलॉजी में से एक आइडियोलॉजी थी बाथिज़म, जिसका ये मानना था कि ये तमाम अरब कंट्रीज़ एक होनी चाहिए, यूनाइट होनी चाहिए, जस्ट लाइक यूरोप। स्पेसिफिकली ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी, ख़ास करके 1952 की इजिप्ट की रेवोल्यूशन के बाद, जिसमें गोमल अब्दुल नसीर ने इजिप्ट का तख्ता पलट दिया और बादशाही निज़ाम को ख़त्म कर दिया। और 1956 के सुइस कनाल क्राइसिस के बाद, जिसमें गोमल अब्दुल नसीर ने फ्रेंच और ब्रिटिश का डट के मुकाबला किया और उन्हें वहाँ से मार भगाया। बहरहाल 1958 में ये आइडियोलॉजी अपनी बुलंदियों पर पहुँच गई, जब इजिप्ट और सीरिया ने एक दूसरे को अपने आप से मर्ज कर लिया और एक नया यूनियन फॉर्म किया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सद्दाम हुसैन ने 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दी बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और फिर इसी के चलते इन्होंने 1958 की इराकी कोप डिटेट में पार्टिसिपेट किया, जिसे अब्दुल करीम कासिम, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लीड कर रहे थे। इस कोप के नतीजे में इराक का तख्ता पलट दिया गया। इराक में जो बादशाही निज़ाम था उसे ख़त्म कर दिया गया और जमहूरिया निज़ाम इराक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया। अब शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में अब्दुल करीम कासिम और दी बाथ पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए, जब अब्दुल करीम कासिम ने इराक को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के साथ मर्ज करने से इनकार कर दिया। इंस्टेड उन्होंने इराक की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि बाथिज़म के सख्त खिलाफ थी। और फिर क्या होना था, इनके इस स्टेप के बाद इन्हें रास्ते से हटाने का, इन्हें मारने का प्लान बनाया गया। इस प्लान के लीडिंग मेंबर थे सद्दाम हुसैन। बहरहाल इस प्लान के तहत इन पर हमला किया गया, जिसमें ये बच गए और ये प्लान नाकाम हो गया। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए सद्दाम हुसैन सीरिया और 1960 में इजिप्ट चले गए, जहां पर इन्होंने कानून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। अब ऑल्दो सद्दाम हुसैन तो इराक में नहीं थे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे, इंक्लूडिंग इनके बहुत ही करीब दोस्त सलाम आरिफ और दी बाथ पार्टी के लीडिंग मेंबर हसन अल बकर, ये नाम याद रखिएगा, इनसे खुश नहीं थे। और फिर इसी के चलते इराक में 8 फरवरी 1963 को एक कोप डिटेट हुई, जिसे दी रमदान रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के नतीजे में अब्दुल करीम कासिम को हटा दिया गया और उनकी जगह सलाम आरिफ इराक के प्रेसिडेंट और हसन अल बकर इराक के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और कुछ इस तरह सद्दाम हुसैन की री एंट्री हुई इराक में, क्योंकि ये हसन अल बकर कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन के कज़न थे। अब इस नई गवर्नमेंट को बने हुए सिर्फ थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हसन अल बकर और सलाम आरिफ के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए, क्योंकि सलाम आरिफ भी उसी रास्ते पर चल रहे थे जिसकी वजह से अब्दुल करीम कासिम को हटाया गया था, अपोजिंग बाथिज़म। और फिर जो अब्दुल करीम कासिम के साथ किया गया था, इन्हें भी 1964 में रास्ते से हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया गया, इन पर अटैक किया गया। इस अटैक के पीछे हसन अल बकर और सद्दाम हुसैन शामिल थे और ये अटैक भी पहले की तरह नाकाम हो गया और हसन अल बकर और सद्दाम हुसैन को जेल में डाल दिया गया 1964 में। और फिर 1966 में एक तरफ सलाम आरिफ प्लान क्रैश की वजह से जाबाक हो गए, दूसरी तरफ हसन अल बकर जेल से रिहा हुए और तीसरी तरफ सद्दाम हुसैन जेल से भाग गए। सलाम आरिफ के जाने के बाद इराक पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया और इस अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर हसन अल बकर ने 1968 में इराक की गवर्नमेंट के खिलाफ कोप डिटेट किया, जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। इस कोप के नतीजे में इराकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया।
हसन अल बकर इराक के प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल फॉर्म की, जिसका मकसद इराक के फैसले लेना था। अपने हाथ में इराक को लेने के बाद इन्होंने सद्दाम हुसैन को अपना डिप्टी प्रेसिडेंट का डिप्टी और रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन बना दिया। और यहाँ से कुछ इस तरह सद्दाम हुसैन की ताकत और पॉपुलैरिटी का सफ़र का आगाज़ हुआ। 1969 के पहुंचने तक सद्दाम हुसैन बिहाइंड दी सीन्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे और जान लगाकर मेहनत कर रहे थे इराक की डेवलपमेंट के लिए। इनके इस मकसद में इनकी हेल्प की 1973 की ऑयल क्राइसिस ने, क्योंकि इसके बाद जितनी तेज़ी से ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही थी इतनी तेज़ी से इनकी पॉपुलैरिटी भी, क्योंकि इस ऑयल प्राइस हाइक से इराक को जो एडिशनली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिल रहा था, इन्होंने वो पैसा इराक के डेवलपमेंट पे लगा दिया। जैसे कि इन्होंने इराक में इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी, इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, तालीम को ज़रूरी और फ्री कर दिया, और तो और इन्होंने मिडिल ईस्ट में एक ऐसा एडवांस और मॉडर्नाइज हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जिसकी वजह से यूनेस्को की तरफ से इन्हें अवार्ड भी दिया गया। फर्दरमोर ये कि ये जितनी भी डेवलपमेंट थी ये अर्बन एरियाज़ तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी ध्यान दे रहे थे। इन्होंने जो ये एग्रीकल्चर है उसका पूरे सिस्टम को, मशीनरीज, इक्विपमेंट सबको मॉडर्नाइज कर दिया। वो किसान जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उन्हें मुफ्त में ज़मीनें देना शुरू कर दी। और फिर 1976 में इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई जब ये इराकी आर्मी के जनरल बन गए। और इसी के साथ ही इराक के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इतने स्ट्रॉन्ग के इराक के प्रेसिडेंट हसन अल बकर भी इन्हें हटा नहीं सकते थे। इस डेवलपमेंट के बाद इन्होंने इराक की फॉरेन पॉलिसी, इराक को इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया जो मुल्क का सरबराह करता है। अब इनकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए हसन अल बकर सीरिया के साथ इराक को मर्ज करने का मुआहदा करते हैं और सीरियन प्रेसिडेंट हफीज़ अल असद को इस नए बनने वाले यूनियन की डिप्टी चेयरमैन की ऑफर देते हैं। अब अगर ऐसा हो जाता तो सद्दाम हुसैन की वैल्यू और ताकत कम हो जाती, ख़त्म हो जाती। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए इन्होंने हसन अल बकर को प्रेशराइज किया, इतना मजबूर किया कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन गए। इनके प्रेसिडेंट बनने के कुछ वक्त बाद ही ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई, जिसके नतीजे में रिज़ा पहलवी को हटा दिया गया और उनकी जगह अयातुल्लाह खोमेनी आ गए। अब ये जो भी हो रहा था ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी इराक, सद्दाम हुसैन के लिए और अमेरिका के लिए। सद्दाम हुसैन को ये डर था कि इनके मुल्क के भी शिया मुस्लिम जो हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होकर इराक का तख्ता ना पलट दे, वेयरएज अमेरिका को ये डर था कि इससे इन्फ्लुएंस होकर कहीं सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो रेवोल्यूशन ना ले आए और अमेरिका के हाथ से ना निकल जाए। और फिर इसी के चलते 22 सितंबर 1980 को ईरान इराक वार शुरू हो गई, जब इराक की फोर्सेस ईरान के अंदर दाखिल हो गई। अब सद्दाम हुसैन की इस जंग के शुरू करने के पीछे दो बड़े रीज़न, दो बड़े पर्पस थे। सबसे पहले तो ये कि ये जो गवर्नमेंट है उसे हटाया जाए, और दूसरा ईरान की जो ऑयल साइट्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, उसे अपने कंट्रोल में। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा लिया और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ खुसूसन अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी गई। ये जंग करीब 8 सालों तक चली और इस जंग के नतीजे में कुछ फ़ायदा तो छोड़ें, इराक बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे में डूब गया। अब इन बुरे हालात की वजह से इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ प्रोटेस्ट और आवाज़ें उठना शुरू हो गई, जिसे इन्होंने हर तरीके से बंदूक, डंडा, हर तरीके से दबाने की कोशिश की। बहरहाल अपना कर्जा उतारने के लिए इन्होंने कुवैत से 13 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा लिया था उसे माफ़ करने का कहा, जो कि कुवैत ने मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से ऑयल की सप्लाई को कम करने का कहा, ताकि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएं और ये अपनी कंट्री के जो हालात हैं उसे बेहतर कर सकें। अब कुवैत ने इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड उसने और ज़्यादा ऑयल की सप्लाई देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा नीचे चली गई। अब कुवैत का ये एटीट्यूड देखकर सद्दाम हुसैन ने इस बात को रीज़न बनाकर कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे कुवैत इराक का हिस्सा था, 2 अगस्त 1991 को कुवैत पे हमला कर दिया। अब इस हमले पर इनिशियली तो अमेरिका खामोश था और इसके पीछे दो बड़े रीज़न थे। नंबर 1, कुवैत इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन था और जैसा कि आपको पता है इजराइल का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन। और नंबर 2, कुवैत सोवियत यूनियन का बहुत अच्छा दोस्त था और इस केस में भी जैसा कि आपको पता है अमेरिका के दुश्मन का दोस्त अमेरिका का दुश्मन। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता था, जैसे कि बिजनेस रिलेशन। देखें, ऑल्दो अमेरिका और कुवैत के दरमियान जो पॉलिटिकल रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। नंबर 2, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो इसके सख्त खिलाफ था। उसे ये डर था कि अगर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया तो वो कल को सऊदी अरब पर भी कब्ज़ा कर लेगा।
लास्टली यूएसए की खुद की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सद्दाम हुसैन ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस मामले में टांग अड़ाई तो वो 50% से ज़्यादा इसराइल को ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। अब डेफिनेटली अगर उस वक्त अमेरिका खामोश रह जाता तो उसे पूरी ज़िंदगी खामोश रहना पड़ता। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें सद्दाम हुसैन को ये धमकी दी गई कि अगर वो खुद से कुवैत से नहीं निकले तो अमेरिका और उसकी साथी मुल्क की फोर्सेस ज़बरदस्ती उन्हें कुवैत से निकालेंगे। अब क्योंकि सद्दाम हुसैन इस डेडलाइन को इग्नोर कर देते हैं, इसे अहमियत नहीं देते, इसलिए 16 जन 1991 को अमेरिका और उसके साथी मुल्क की फोर्सेस कुवैत में दाखिल होती हैं और कुछ इस तरह दी गल्फ वॉर शुरू होती है। ये जंग 28 फ़रवरी 1991 को जाकर ख़त्म होती है। इस जंग के नतीजे में कुवैत इराक के हाथ से निकल जाता है। इराक को भारी नुकसान होता है जिसकी वजह से इराक के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन इस जंग को अपनी जीत करार देते हैं, क्योंकि देखें इस जंग का मकसद सिर्फ इराक को कुवैत से नहीं निकालना होता है बल्कि सद्दाम हुसैन को इराक से निकालना होता है। उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करना होता है, क्योंकि सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन चुके होते हैं। इसलिए इस जंग के बाद भी अमेरिका की तरफ से ये कोशिशें की जा रही होती हैं कि कुछ भी करके इराक में बगावत शुरू हो जाए। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2 बार अपनी स्पीचेस में कहा कि इराक के जो लोग हैं, इराक की जो आर्मी है, वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लें और सद्दाम हुसैन को साइड पे कर दें। लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपनी फोर्सेस, अपनी सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल करके ये जितनी भी अपोजिशन है उसे खामोश किए रखा। बहरहाल इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन की बहादुरी और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर लोगों के दिलों में नफरत फैल रही होती है। अब ये जो भी हो रहा होता है उससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसलिए वो कंटिन्यूसली सद्दाम हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगा करके वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, उस पर हमले भी कर रहा होता है और उस पर सेक्शंस भी लगा रहा होता है ताकि इराक के हालात ख़राब हों और इराक की कौम सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़ी हो जाए। और इराक में बगावत करने वाले और बगावत के लिए उकसाने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए 1998 में अमेरिका में इराक लिबरेशन एक्ट पास किया जाता है जिसका मकसद होता है रिजीम चेंज, सद्दाम हुसैन का रिमूवल। इसके बाद नवंबर 8, 2002 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की जाती है जिसमें सद्दाम हुसैन से ये डिमांड की जाती है कि वो इराक की इंस्पेक्शन के लिए इजाज़त दें ताकि ये मालूम हो सके कि क्या हकीकत में इराक कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है या फिर ये जो भी बातें हैं ये सारा का सारा फेक प्रोपेगेंडा है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट से पता चलता है कि इराक कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वो ये ठान चुका होता है कि सद्दाम हुसैन को हटाना है। इसलिए अमेरिका मीडिया पर यह तासुर देना शुरू कर देता है कि सद्दाम हुसैन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, ताकि इसे लोगों का सपोर्ट मिल सके। और फिर मार्च 2003 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपनी स्पीच में सद्दाम हुसैन को वार्निंग देते हैं कि अगर वो 48 घंटों में अपने बच्चों के साथ इराक से नहीं निकले तो अमेरिका अपने साथी मुल्क की फोर्सेस के साथ इराक पर हमला कर देगा। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. अब डेफिनेटली सद्दाम हुसैन इस धमकी से डरते नहीं हैं और फिर इसी को रीज़न बनाकर अमेरिका और इसके साथी मुल्क की फोर्सेस इराक पर हमला कर देती हैं, उसे इन्वेड कर देती हैं। इनके इराक में घुसने के बाद 9 अप्रैल 2003 को एक तारीखी लम्हा आता है जब सद्दाम हुसैन के पुतले पर अमरीकी झंडा फहर कर उससे गिरा दिया जाता है और ये मैसेज दिया जाता है कि आज से इराक के अच्छे दिन शुरू होंगे। लेकिन हकीकत में उस दिन के बाद जो इराक के साथ हुआ उससे ये प्रूफ हुआ कि उस पुतले के गिरने का असली मैसेज ये था कि अब से इराक के हालात ख़राब होंगे। बहरहाल यूएसए की फोर्सेस एक ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं जिसमें वो सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे और उनके पोते को कत्ल कर देती हैं। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को फाइनली सद्दाम हुसैन को एक खड्डे से गिरफ्तार किया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पहले यूएसए की आर्मी इंटेलिजेंस, उसके बाद यूएसए की सीक्रेट इंटेलिजेंस CIA और उसके बाद यूएसए की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनकी पूछगछ करती है, लेकिन इन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और फिर 19 अक्टूबर 2005 को इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल में इनकी पहली हियरिंग होती है जिस पर इन पर इल्ज़ाम होता है कि इन्होंने 1982 में एक ऑपरेशन में 149 शिया लोगों को कत्ल किया था। इसके बाद अगस्त 2006 को इनके ऊपर कुर्दिश लोगों को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब ये केस जैसा तैसा चल रहा होता है कि नवंबर
2006 को इन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं बात सजाए मौत की कर रहा हूँ और ये जो तस्वीर है वो मैंने ऐसी लगाई है। तो देखें, सद्दाम हुसैन का कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, क्योंकि इनके नज़दीक ये कोर्ट, ये हेयरिंग्स, ये सब का सब ड्रामा था और इसमें हकीकत भी थी। देखें, ये जो इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल था, इसे कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी ने 2003 में फॉर्म किया था, जो कि एक यूएस स्पॉन्सर बॉडी थी और इस इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल को अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड दे रहा था। फर्दरमोर सद्दाम हुसैन का केस एक हाई प्रोफाइल, एक इंटरनेशनल केस था, जो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट में ही सॉल्व किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस कोर्ट की लेजिटिमेसी और ये सब जो हो रहा था, इस पर काफ़ी सवाल उठाए गए यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। बहरहाल, इन तमाम सवालों के बावजूद भी 13 दिसंबर 2006 को इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया और इसी के साथ ही इनकी ज़िंदगी अपने इख्तिताम पर पहुंच गई। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से नए सवालात को भी जन्म दे गई कि ये कानून और इंसाफ है क्या? क्या ये इंसानियत के लिए जो गलत और सही है उसकी बेसिस पर बनाया गया है, या फिर दुनिया की ताकतवर कंट्रीज़ और लोगों को पसंद है उसकी बेसिस पर? क्या दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज़ और लोग हैं जो इस दुनिया के कानून से ऊपर हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज की अपनी इस वीडियो पे मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ, इसे ख़त्म करता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इन तमाम सवालों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।